औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सबकी पज़ीराई का बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जल्द से जल्द हमारा 1K पूरा करवाएँ ताकि हम अगले हदफ की तरफ बढ़ सकें। और अगर कोई भी कमी या ख़ामी नज़र आए तो हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमने जिस मौजू पर डिस्कस करना है, जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई है साइफर केस में, तो उसके बारे में हम आपको अपडेट्स देंगे। एक तो कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इतनी उजलत में ये सज़ा क्यों सुनाई गई है और इसकी क्या वजह थी और किस तरीके से जो है प्रोसिक्यूशन ने इस केस को डील किया और गवाहों के बयानात कैसे कलमबंद हुए और इसकी क्या रीज़न थी और इसके दूररस असरात क्या निकलेंगे और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस किस्म का मंसूबा था जिसे पीटीआई वालों ने नाकाम कर दिया है। और दूसरी एक और चीज़ कि आगे इन फ्यूचर यानी कि जो है इस केस का नतीजा क्या निकलेगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो जी कि इसमें जैसे गवाहों के बयानात पिछले दिनों में कलमबंद हुए हैं, जिस स्पीड से यानी कि जो है गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे थे, उसमें एक तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको हम बताते हैं कि जी वो सबसे जो मेन इसमें जो गवाह थे आज़म खान साहब, उनका जब बयान 161 और 164 का हुआ, जिसके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पे अदालत में खड़े होकर कहा कि मैंने वो हलफ पे नहीं दिए थे, लेकिन जब वो यहाँ पर अदालत में जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में बयान देने के लिए आए, तो उन्हें इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिमांड की कि इनसे कुरान पर हलफ लिया जाए। तो इसके बाद उन्होंने वो कुरान पर हलफ दिया और उस बयान में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही थी कि पिछले बयान में ज़बरदस्ती उनसे दिलवाई गई थी, वो उन सब से डिनाई कर गए। जिसमें एक बहुत ही अहम चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने जो कागज़ लहराया था, यानी कि वो साइफ़र नहीं था और मैं उसके बारे में मैंने ये कतई नहीं कहा कि जी वो साइफ़र था। फिर दूसरी चीज़ है कि उन्होंने इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया कि किसी भी किस्म के किसी मुल्क से ताल्लुकात पर असरअंदाज हुआ है ये मामला और इससे किसी किस्म के जो है ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए हमारे अमेरिका से या किसी और मुल्क से। अच्छा, फिर उसके बाद जो है असद मजीद साहब आए, उनके बयान में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली इन्हें। फिर जो है सेक्रेटरी ख़ारिजा जो थे सुहेल महमूद साहब, उन्होंने यानी कि अपने बयान में एक बड़ी ही यानी कि अलार्मिंग चीज़ कह दी कि ये जो है साइफ़र इमरान खान का रद्द-ए-अमल नहीं, साइफ़र बज़ाते खुद जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। तो जिसके बाद जब इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने ये देखा और जज अबुल हसनात ने भी देखा और जिनकी तरफ से वो तय्युनात थे, उन्होंने भी ये देखा कि ये केस तो सारे का सारा हमें उल्टा पड़ जाएगा और इनसे जो ये बयानात अगर इन पे मज़ीद जिरह हुई तो ये सारे के सारे बयानात उड़ जाएँगे और फिर किस तरीके से जो है इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद के खिलाफ फैसला दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने जी एक तो किया जी कि एक दिन वकील नहीं आए, जिस पे वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब के वकील ने कहा था कि उनके दाँतों की कोई यानी कि जो डॉक्टर को दिखाना था ग़ालिबन जो है, कोई सर्जरी के सिलसिले में टाँग की या दाँतों की सर्जरी थी। तो लेकिन जब इतनी इमरजेंसी डाली गई तो खान साहब ने वकील को फ़ोन किया, यानी कि शाह महमूद साहब और खान साहब ने, और उसके बाद उन वकीलों ने कहा जी कि हम पहुँच रहे हैं। और फिर जब वो पहुँचे हैं वहाँ अगले दिन अदालत में, तो उन्हें अदालत में नहीं जाने दिया गया और अबुल हसनात साहब ने कहा जी कि मैं आपको डिफेंस लॉयर खुद ही दूँगा और अब ये वकील आपके लिए जो है ना वकालत नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ये खुद ही उन्होंने डिफेंस लॉयर दे दिया, जबकि डिफेंस लॉयर देने के सिलसिले में भी एक वाज़ेह कानून है कि जी डिफेंस लॉयर जब आप किसी यानी कि जो है मुल्ज़िम को देते हैं और उस सूरत में कि उसके अपने वकील नहीं होते, तो उस सूरत में उसे डिफेंस लॉयर्स की एक लिस्ट दी जाती है और बताया जाता है जी कि ये डिफेंस लॉयर हम आपको दे सकते हैं, तो आप इनमें से जिन्हें चूज़ करना चाहें चूज़ कर लें। तो इस किस्म का कोई भी यानी कि जो है ना वो लिस्ट नहीं फराहम की गई और खुद ही डिफेंस लॉयर दे दिए गए और खुद ही यानी कि जो है उन्होंने
रात 12 बजे तक इतनी उजलत में कार्रवाई चला के तमाम गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली, और उसके बाद यानी कि जो खान साहब का तो उन्होंने 342 का बयान ले लिया जो सवालनामा देते हैं और उसका जवाब देना होता है। इतनी उजलत में थे जज अबुल साहब कि उन्होंने शाह महमूद साहब का वो बयान भी नहीं लिया, और जो है 342 का क्वेश्चनियर का जो है जवाब भी नहीं लिया। और जब शाह महमूद साहब ने उन्हें रिमाइंडर करवाया ये चीज कि जी आपने मेरे से वो जवाब नहीं लिया, वो उसके बावजूद बड़ी उजलत में अदालत से निकल गए, जैसे किसी के ऑर्डर की तामील करने आए थे और वो ऑर्डर तामील करके उन्होंने फौरन इत्तला कर दी है। तो उसके बाद अब इसमें असल क्या था, खान साहब तो पहले ही इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तोशाखाना की वजह से उन्हें जो नाअहली मुअत्तल होने के बावजूद उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली उस केस की वजह से। लेकिन शाह महमूद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो एक तो शाह महमूद साहब को सिलेक्शन से आउट करना मकसद था, एक पीटीआई के वोटर को डीमोटिवेट करना था कि तुम्हारे मेन स्ट्रीम जो लीडरान को जो है सजा हो गई है और अब इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो है क्या नाम है, इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं पीटीआई को, ताकि उनका वोटर घर से ना निकले। अच्छा, और तीसरी बहुत अहम चीज थी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह 9 मई को किया गया कि लोगों को उकसा के बाहर लाया जाए और लोग फिर जो है किसी के ट्रैप में आके कुछ ऐसी हरकतें करें और दूसरा 9 मई जैसा सानिया किया जाए, और उसकी आड़ में या तो इलेक्शन ही पोस्टपोन हो जाए या कम से कम इतना जरूर हो जाए कि आखिरी 2-4 दिनों में पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स को नाअहल कर दिया जाए कि जी ये पीटीआई जमाती कालेदम है और इनका कोई कैंडिडेट जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो रात ही से इमरान खान साहब का पैगाम मुसलसल वकला टीम ने पहुंचाना शुरू कर दिया था लोगों तक कि जी आपने बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, पुरअमन रहना है, और कोई आपको कोई ताना दे कोई कुछ दे, आपने अब दोबारा बाहर नहीं निकलना। खान साहब को पता है कि आप उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस वक्त ये जिस चीज की तैयारी हो रही है एक साजिश है, आपने उसे नाकाम बनाना है। और बहुत से 2 नंबर टाउट सहाफ़ी जो कि ख़ास तौर पे बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला थे, वो उकसाते रहे लोगों को। हसन अय्यूब जैसे सहाफ़ी ये कहते रहे कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई नज़र ही, ताकि लोग इस गुस्से में बाहर निकलें। और कुछ सहाफ़ी ये भी कहते रहे कि इमरान खान का पैगाम है कि जी बाहर निकलें, और जो इमरान खान ने कॉल दी है, उसका मकसद सिर्फ़ यही था कि लोग बाहर निकलें और जो है फिर उसके बाद कोई हंगामा आराई करने के लिए इनके अपने बंदे बीच में शामिल हों, और उसके बाद हंगामा आराई हो और दोबारा यानी कि 9 मई की तरह तर्ज पे एक वाकया हो जाए। लेकिन पीटीआई के जो है तमाम यानी कि जो है लोगों को सलाम है कि उन्होंने इस दफ़ा इनकी ये साजिश मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दी है। अच्छा, अब एक और उनसर आपको बता देते हैं, ये बात बड़ी यानी कि जो है बारीक के लोगों के शायद ज़हन में ने, इमरान खान ने कहा था जी कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलाऊंगा इस केस के सिलसिले में, और बीच में एक खबर उड़ाई गई थी कि कमर बाजवा साहब आने के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवा दूंगा, और बहुत अच्छी बात है कि वो आए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन वो नहीं आए। उसकी रीजन क्या थी? उसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि जब इन लोगों ने आजम खान साहब से कुरान उठवाया, तो आजम खान साहब ने बहुत सी बातें यानी कि जो है जो उनसे जबरदस्ती कहलवाई गई थी उनसे पीछे हट गए। तो इसी तरह कमर बाजवा साहब भी, किसी भी मुसलमान के लिए कुरान उठाकर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे मुल्क में तो इस तरह के काम भी कर लिए जाते हैं अपने सियासी फायदों के लिए और किसी को नीचे करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये चीज फिर जिरा होनी थी। इन चीजों को देखते हुए कमर बाजवा साहब नहीं आए, और इमरान खान साहब कि इस वजह से कि जी मैं कमर बाजवा को बुलाऊंगा और मैं डोनाल्ड लू को भी बुलाना चाहता हूं, तो ये चीज देखते हुए उन्होंने कहा जी कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, ये फैसला अगली अदालत से उड़ जाएगा। इरफान कादिर साहब जो कि साहब का अटॉर्नी जनरल है और इमरान खान साहब के बारे में कतन अच्छी राय नहीं रखते, उन्होंने भी ये कहा है कि ये इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं है और अगली अदालत से उड़ जाएगा, और सिर्फ उड़ नहीं जाएगा, ये केस ही उड़ जाएगा, यानी कि दोबारा नए सिरे से स्टार्ट भी नहीं होगा। उनकी ऑब्जर्वेशंस यही हैं कि ये इतने गलत तरीके से इस केस को चलाया गया है। तो बात है कि इस वक्त वक्ती तौर पे ये फैसला करवाने का मकसद यही था कि जी एक बार किसी भी तरीके से या तो पीटीआई को इलेक्शन में जाने से रोका जाए या इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए या उनके वोटर को वोट डालने से रोका जाए, क्योंकि हर कोशिश करने के बावजूद पीटीआई का वर्कर उतना ही चार्ज हो रहा है और वो वोट देने के लिए पहले से ज्यादा यानी कि जो है पुरजोश है।
तो अभी भी यही है, इमरान खान साहब का पैगाम है आप सबके लिए, पीटीआई वालों के लिए, कि आपने हर हाल में 8 फरवरी को जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए गए उन्हें वोट देना है। अच्छा, पीटीआई की जो कैंडिडेट लिस्ट के लिए वो साइट बनाते हैं, ये उस साइट को जो है बंद करवा देते हैं। तो अब पीटीआई ने एक और नई साइट बना ली है। मैं आप लोगों की जो है इन्फॉर्मेशन के लिए उस साइट का लिंक भी जो है इसमें पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जिन लोगों की यानी कि पुरानी साइट्स नहीं खुल रही, उन्हें कैंडिडेट लिस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने हल्के की कैंडिडेट लिस्ट देखने के लिए इस लिंक को खोल लें। ये लिंक अभी चल रहा है। और बाकी ओवरसीज आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, और बार बार आपके लिए पैगाम है कि यहाँ पे जो आपकी फैमिलीज, रिश्तेदार, अजीज और कारिब दोस्त रहते हैं, उन्हें बार बार फोन करें और कायल करें कि वो किसी के बहकावे में ना आए। उन्होंने हर हाल में अपना वोट पीटीआई के कैंडिडेट को कास्ट करना है, और उन्हें उनके इलाके के कैंडिडेट्स के बारे में भी गाइड करें। और इसके अलावा अगर आप लोगों के वोट ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में इंदराज है और आप पाकिस्तान आ सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग आकर भी अपना वोट कास्ट करें। तो इस वक्त क्योंकि एक ही चीज इमरान की सजा को, इमरान खान की, शाह महमूद कुरैशी साहब की और इस जुल्म सितम को खत्म कर सकती है, और वो इलेक्शन में पीटीआई की जीत। और उसके बाद ही हो सकता है कि जी इंसाफ शुरू हो, और ये अदालतें और ये जिस तरह ये दबाव से निकल के इंसाफ पे अपने फैसले देंगी, और खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आएंगे। तो आपने इस चीज को लाजमी मद्देनजर रखना है कि आपने हर हाल में 8 फरवरी को वोट कास्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।